हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर ऑन द मेड BMS चैनल। तो अभी हम पढ़ रहे थे स्वस्थ लेक्चर में रसायन चैप्टर को, जिसका ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी इसके इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, ये सारी चीज़ों को समझा था, उसके बेनिफिट्स देखे थे और एक श्लोक भी था जिसको आपको अच्छे से याद करना है। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज मोड ऑफ एक्शन ऑफ रसायन ड्रग से। तो यहाँ पे हम 4 लेवल्स पे देखेंगे। फर्स्ट लेवल जो है रस के लेवल पे है, यानी कि पोषक रस। जो हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं हैं उनमें सबसे पहला जो धातु है वो है रस। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको किस तरह से जो रसायन ड्रग्स है प्रमोट करते हैं। दे इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, एज अ रिजल्ट इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्लाज्मा। बेसिकली जो रसायन होते हैं वो हमारा जो फर्स्ट धातु है दैट इज़ रस, उसका अच्छे से पोषण हो सके, बेटर नरिशमेंट हो सकता है, उसमें हेल्प करते हैं। तो कैसे करते हैं? सेकंड हम देखते हैं एट द लेवल ऑफ अग्नि। दे इम्प्रूव द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, दिस इम्प्रूव द न्यूट्रिशन इज़ प्रोवाइडेड टू द टिश्यू। यानी कि अगर हमारी जो अग्नि है और जो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में चल रहा है, अगर वो अच्छी प्रकार से हो रहा है तो अल्टीमेटली जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में बन रहे हैं वो भी सही तरीके से बनेंगे। तो अगर अग्नि का हमारे बॉडी में सही से क्रिया हो रहा है तो हमारा जो रस फॉर्मेशन है और आगे जितनी भी धातुएं हैं वो भी अच्छे से बनेंगी। थर्ड जो है वो है श्रोतस इम्प्रूवमेंट। तो जो भी रसायन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो श्रोतस है उसको क्लीन करके और बेसिकली जो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हो रहा है उसको इम्प्रूव करते हैं। फोर्थ वन इज़ द द्रव्य प्रभाव, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्रग है उसका एक स्पेसिफिक पोटेंसी होता है जिससे वो एक्ट करता है। रसायन ड्रग्स हैव मधुर विपाक मोस्टली एंड रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ एजिंग प्रोबेबली बाई एक्टिंग एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। अभी हमने बात की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की, जिसमें मैंने बताया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो रसायन ड्रग्स होते हैं वो एज ए स्कैवेंजर वर्क करते हैं और उन फ्री रेडिकल्स को बनने से प्रिवेंट करते हैं। जो रसायन ड्रग्स होते हैं दीज आर रिच इन विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन एंड राइबोफ्लेविन। So these substances are capable of counteracting the damaging effect of oxidation. यहाँ पे एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, जैसे कि अमलकी हो गया जो कि बहुत ज़्यादा एक रिच सोर्स है विटामिन सी का, कैरेटीन एंड राइबोफ्लेविन, सो इट हैज़ अ रोल इन सेलुलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पिथानोलाइड इन अश्वगंधा इंक्रीजेज द लेवल ऑफ 3 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गए सुपर ऑक्साइड्स, डाइम्यूटेज कैटलेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, जो कि हेल्प करते हैं जो भी ऑक्सीडेंट्स यानी कि फ्री रेडिकल्स बने हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि अश्वगंधा, बचा, ब्राह्मी, आमलकी एक्सेट्रा। रसायन एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स आर परहैप्स द ओनली वंडर ड्रग्स जिसको हम लॉन्ग टाइम तक या फिर डेली यूज़ कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में साइंटिफिक रिसर्चेज हो रखी हैं। चरक हैज़ डिस्क्राइब द च्यवनप्राश विच रिजुविनेटेड द च्यवन ऋषि, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन कंक्लूजन रसायन थेरेपी इज़ अ मल्टी एंगल्ड अप्रोच टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, mind and spirit, thus affecting the total well-being of the individual. A rasayan herb nourishes the body, boosts immunity, strength, resistance, quality and quantity of oj, which is the sar of all dhatus, restore the spirit, vitality and thereby attaining the longevity. Rasayan as an immunomodulator are now considered as one of the most potent tools in the management of the health and disease, as objective of immune enhancement is achieved through the use of rasayan drugs. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल काउंसलिंग विथ इट्स मेथड्स। तो लाइफस्टाइल काउंसलिंग जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का एक पार्ट है जिसका एम होता है प्रमोट द हेल्थियर लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड प्रिवेंट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो जो लाइफस्टाइल काउंसलिंग है उसके बहुत सारे तरीके हैं, जो कि ये फेस टू फेस काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर ग्रुप काउंसलिंग हो सकता है, टेलीफोन पे किया जा सकता है या फिर वेब बेस्ड भी हो सकता है। द काउंसलिंग मेथड्स कैन बी टेलर्ड टू द पेशेंट्स नीड एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि पेशेंट जिस तरह से कंफर्टेबल होगा हम उस तरह से उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके मेंटल हेल्थ या फिर किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स उसकी डेली लाइफ में चल रहे हैं उसके बारे में हम उससे कंसल्ट कर सकते हैं। The WHO has developed a technical package for cardiovascular disease management in primary healthcare that includes the healthy lifestyle counseling.
The package emphasizes the importance of healthy diet, physical activity, smoking cessation and alcohol moderation. इसमें हम और भी तरह के थेरेपीज़ इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हो गया साइकोथेरेपी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है हम उसके मूड को या फिर उसके बिहेवियर को पता कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स द फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड ऑफर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन. काउंसलिंग कैन हेल्प इम्प्रूव द मूड, treat mental illness, reduce medical cost, improve the communication and relationship and promote the self-esteem and resilience. ऐसे बहुत सारे वेरियस मेथड्स बता रखे हैं जिसके थ्रू हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ हैं, जैसे कि है अटेंडिंग एक्टिवली, यानी कि पेइंग अटेंशन टू द क्लाइंट एंड शोइंग एन इंटरेस्ट इन देम. नेक्स्ट है वैलिडेशन, एक्सेसिंग व्हाट द क्लाइंट इज़ सेइंग विदाउट जजिंग देम, यानी कि जो भी पेशेंट बोल रहा है आपको बस उसको सुनना है कि वो किस तरह से बोल रहा है, चाहे वो प्रैक्टिकल चीज़ें ना हो बट स्टिल आपको उसमें एक तरह से इन्वॉल्व होना है. नेक्स्ट है सेल्फ डिस्क्लोजर, टेलिंग क्लाइंट्स समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ. तो अगर पेशेंट कोई बात बता रहा है आपको और उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उससे आप उसको शेयर करें, ताकि जो पेशेंट है और जो डॉक्टर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन एक तरह से फील कर सकें. नेक्स्ट है फोकसिंग, हेल्पिंग द क्लाइंट्स फोकस ऑन देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स. नेक्स्ट है गिविंग फीडबैक, प्रोवाइडिंग द क्लाइंट्स विद द फीडबैक ऑन देयर बिहेवियर. सो हेयर इज़ द टेबल, जहाँ पे हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हर 10 साल के बाद घटने लगती है या उनमें हानि आती है, और उनके लिए कौन से रसायनों का प्रयोग करना चाहिए. तो आफ्टर 1 to 10 ईयर्स जो बाल्य यानी कि जो बचपना होता है व्यक्ति का वो घटने लगता है, और उसके लिए वचा और स्वर्ण का प्रयोग करना चाहिए. आफ्टर 10 to 20 ईयर्स जो ग्रोथ होती है बॉडी की, यानी जो वृद्धि होती है वो घट जाती है यानी रुक जाती है, उसके लिए हमें बला और काश्मीरी का प्रयोग करना चाहिए. आफ्टर 20 to 30 ईयर्स जो बॉडी की छवि यानी कि जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है या घटने लगता है, जिसके लिए आंवल की और लौह का प्रयोग करना चाहिए. आफ्टर 30 to 40 ईयर्स जो मेधा शक्ति होती है वो घटने लगती है, जिसके लिए शंख पुष्पी का प्रयोग करना चाहिए, जो एक मेदे रसायन भी है. आफ्टर 40 to 50 ईयर्स जो त्वक यानी कि जो हमारा स्किन होता है वो लूजन हो जाता है, अपना जो नेचुरल स्टेट होता है वो खो देता है, जिसके लिए ज्योतिषमति का प्रयोग करना बताया गया है. आफ्टर 50 to 60 ईयर्स दृष्टि यानी कि जो हमें देखने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, जिसके लिए ज्योतिषमति का प्रयोग करना चाहिए. आफ्टर 60 to 70 ईयर्स शुक्र का क्षय होने लगता है, जिसके लिए अश्वगंधा और क्रॉच का प्रयोग करना चाहिए. आफ्टर 70 to 80 ईयर्स जो विक्रम हम बोल सकते हैं करेज जो होता है वो कम होने लगता है, जिसके लिए आमल की या बला का प्रयोग कर सकते हैं. आफ्टर 80 to 90 ईयर्स जो बुद्धि होती है वो भी घटने लगती है, जिसके लिए ब्राह्मी रसायन का प्रयोग करना बताया गया है. एंड आफ्टर 90 to 100 ईयर्स जो कर्म इंद्रियाँ होती हैं हमारी वो काम करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, जिसके लिए बला का प्रयोग करना चाहिए. That's all for the lecture. If you like the video and understand well, then please do like, comment and share my video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.